आप सभी को स्वागत करता हूं यहाँ पे आप सभी के लिए। हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार है। हम लेकर आए हैं तीसरा वीडियो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इस सप्ताह में, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो है आपका 28वां वीडियो है जीएनएम सेकेंड ईयर का। तो जो लोग माय डियर पढ़ने वाले हैं पढ़िए। आपका सिलेबस मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर के लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर 1-2 महीने हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। फरवरी कंप्लीट तक रिवीजन करेंगे और मार्च से हम फिर जो है नए सिरे से फिर नए सेशन का शुरू करेंगे। तो रिवीजन में जो भी लोग पीछे रह गए थे, रिवीजन में उनको पूरा का पूरा क्लास करना चाहिए, तभी जाके जो है उनको क्लियर हो पाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 28वां वीडियो, जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर का है। चलिए करते हैं शुरू। अब आपको पता होगा तो 27वां वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाए थे वहाँ पे बिहेवियर थेरेपी, मतलब बहुत सारे जो है साइकोथेरेपी है, उसमें से मैंने बताया था कि कुछ ऐसे थेरेपी है जो कि आपको जानना चाहिए, वह एग्जाम में पूछता है। तो एक बिहेवियर थेरेपी पढ़ा दिए हैं, व्यवहारिक उपचार। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थेरेपी, समूह चिकित्सा। समझ गए? तो चलिए समूह चिकित्सा के बारे में देखते हैं। समूह चिकित्सा एक उपचार पद्धति है। सबसे पहले समझना है कि समूह चिकित्सा हो, बिहेवियर थेरेपी, इवर्जन थेरेपी, मेली थेरेपी, ये सब थेरेपी आपके एक साइकोथेरेपी का ही जो है अलग अलग रूप है, प्रकार है। समझ गए? तो समूह मनोचिकित्सा भी एक जो है रोग का क्या है, उपचार पद्धति है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सक समूह की उपस्थिति में अंतःक्रिया की अनुमति दी जाती है। अंतःक्रिया के मतलब होता है कि जैसे 2 व्यक्ति है, उन दोनों के अंदर में ही काम को एक दे दिया गया, एक टास्क दे दिया गया कि भाई ये टास्क को लो करो। और जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, सारे परफॉर्मेंस को देखते हैं कि व्यक्ति जो मानसिक रूप से पीड़ित है उसको जो हमने टास्क काम दिया है, काम करने अंतःक्रिया जो दिया है, क्या वह परफॉर्मेंस अच्छा से कर रहा है, कैसे किस तरीके से कर रहा है, क्या एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कर रहा है या एक अलग व्यक्ति मतलब मानसिक रूप से पीड़ित की तरह कर रहा है। तो ये सारे देख परख करते हैं और उसमें जो है ट्राई करते हैं कि यह व्यक्ति बेहतर करे, और धीरे धीरे ऐसा आदत उसको बनाते हैं कि धीरे धीरे वह व्यक्ति जो है एक अच्छे काम की तरफ आने लगता है। समझ गए? तो समूह थेरेपी का मतलब ही होता है, चूँकि यह एक मनोचिकित्सा का उपचार पद्धति है, जिसमें 2 या 2 कभी भी ग्रुप बनेगा तो सिंगल आदमी का तो बनेगा नहीं, 2 आदमी या 2 से अधिक आदमी होगा तभी ग्रुप बनेगा। समझ गए? तो वही कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सक समूह की उपस्थिति में, मतलब डॉक्टर के भी समूह रहता है। समझ गए? और उस डॉक्टर के समूह के उपस्थिति में अंतःक्रिया की अनुमति दी जाती है, मतलब काम करने की उसे परमिशन दिया जाता है, सबके सामने, सबके समूह में। समझ रहे हैं? जहाँ पे आदमी मतलब व्यक्ति मतलब मरीज का भी समूह होता है और साथ में चिकित्सक का भी अपना समूह होता है। समझ गए? जिसका उद्देश्य होता है मानसिक समस्याओं से अभिन्न काम जो दिया जाता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि उस पीड़ित व्यक्ति से लेबर नहीं करवाना। इसका उद्देश्य ये होता है कि उसके मानसिक समस्या से मुक्ति मिले, उसे उसका आत्मसम्मान, समझ गए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंदर के जो गुण अवगुण है उसके पहचानने में उसे वृद्धि हो, व्यवहारिक संबंधों में जो है उन्नति आए। इसीलिए जो है यह काम, ये टास्क, अंतःक्रिया उसे ग्रुप में करवाया जाता है। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के मानिए 2 डॉक्टर सामने खड़े हैं। समझ गए? 2 डॉक्टर है और 4 जो है मरीज है, 4 मरीज का ग्रुप है। अब डॉक्टर क्या करेंगे कि एक काम, एक टास्क दे देंगे कि भाई तुम अपने ग्रुप में करो, और डॉक्टर निगरानी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि व्यक्ति ये चारों जो है किस तरीक़ा से अपना व्यवहार व्यक्त कर रहा है इस काम के प्रति, किस तरीक़ा से काम को कर रहा है, क्या एक वास्तव में पीड़ित मरीज की तरह कर रहा है या एक नॉर्मल तरीके से कर रहा है। और इसके जो है इसका उद्देश्य यही होता है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि मरीज से काम करवाया जाए, ये काम इसलिए करवाया जाता है ताकि मरीज की जो मानसिक समस्या है उससे मुक्ति मिले। समझ गए? आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस में उसका वृद्धि आए और उसके अंदर का जो दृष्टि है खुद के प्रति, जो भावना है वह जागृत हो, पहचाने खुद को, और व्यवहार मतलब उसके बिहेवियर, जो सामाजिक रूप से व्यवहार उसका गड़बड़ा रहा है, उस व्यवहार को जो है अच्छा किया जाए, उन्नत किया जाए। इसीलिए जो है यह जो है मनोचिकित्सा, समूह मनोचिकित्सा दिया जाता है डॉक्टर के समूह के उपस्थिति में। तो यही होता है हमारा समूह थेरेपी। समझ गए? जिसमें समूह में थेरेपी दिया जाता है। ओके, ये चीज़ समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब ये समूह थेरेपी दिया क्या जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, किन किन प्रोसेस के जरिए समूह थेरेपी जो है दिया जाता है, प्रक्रिया को देखिए। प्रक्रिया को सबसे पहले समझने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। सर्वप्रथम इसमें समान आवश्यकता होने पर रोगियों को समूह का निर्माण किया जाता है। अधिकांशतः इनकी संख्या 8 से 10 तक होती है। अब चूँकि यह एक समूह में मरीजों को काम दिया जाता है, तो अब मान गए कोई मरीज है,
20 मरीज है, समझ गए। एक मान गए एक अगर सेंटर पर 20 मरीज है एक अस्पताल में, या एक सेंटर पर अगर 20 मरीज है मानसिक रूप से, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से मरीज़ जो है इक्वल है, समझ गए। मतलब कौन-कौन से मरीज़ जो है इक्वल इक्वल समस्या से ग्रसित है। अगर 20 मरीज़ में से हमें 5 मरीज़ इक्वल समस्या का मिल गया, फिर 5 मरीज़ कोई दूसरे समस्या का मिल गया, फिर 5 मरीज़ कोई दूसरे समस्या का मिल गया, तो ये 5-5 को हम एक साथ करते हैं जिसका समस्या एक समान हो, और उसको एक टास्क देते हैं, समझ गए। फिर दूसरे प्रकार के समस्या वाला को फिर दूसरे ग्रुप में बना देते हैं, फिर उसको एक अलग टास्क देते हैं। तो वही कहता है कि सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कौन-कौन से मरीज है जिसको समान आवश्यकता है, मतलब एक ही चीज़ की आवश्यकता है 4-5 लोगों को, तो उसका एक समूह बनाते हैं, निर्माण कर देते हैं। और इसकी संख्या जो है अधिकांशतः 8 से 10 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहला हम उसके देखते हैं इक्वालिटी को, समानता को, कि कौन-कौन से मरीज जो है एक समान बीमारियों से, एक तरह के व्यवहारों से ग्रसित है, समझ गए। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके पश्चात एक स्थान व समय का निर्धारण कर सप्ताह में एक बार या समूह चिकित्सा हेतु बुलाया जाता है। अब होता यह है कि इसके लिए जब हम ये निर्माण कर लेते हैं 5 समूह के 5 एक जैसे मरीजों के जो है अगर हम समूह बना लेते हैं, तो सप्ताह में हम ये निश्चित करते हैं समूह बनाने के बाद एक स्थान का और समय का निर्धारण करते हैं कि किस स्थान पर कब आना है, और सप्ताह में एक बार जो है हम समूह चिकित्सा हेतु बुलाते हैं। तो ये हो गया दूसरा, समझ गए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसकी समान अवधि जो है 1 से 2 घंटे की होती है। अब ये जो भी है ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी में नॉर्मली जो इसका अवधि होता है कि कितना देर दिया जाएगा, तो वह 1 या 2 घंटे का हो सकता है, समझ गए। आगे है इसके पश्चात सभी रोगी को परिचय करवाकर कुछ कार्य हेतु निर्देशित किया जाता है। अब जब मरीज रोगी आते हैं ग्रुप वाले, तो उनको क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, और परिचय करवाने के बाद जो है उन्हें कुछ निर्देशित किया जाता है, डायरेक्शन किया जाता है उनको, समझ गए। पाँचवा पॉइंट है यहाँ पे कि इस प्रकार समान समस्याओं को रखते हुए हम की भावना का विकास करते हुए अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाते हैं, चिकित्सक केवल मार्गदर्शन करते हैं। अब यहाँ पे जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वह मरीज को ज़्यादा किसी काम के लिए फोर्स नहीं करते हैं। वह ग्रुप ही इसीलिए बनाते हैं ताकि सब एक दूसरे से मिलकर जो है क्या करें, अपने कामों को सही से कर सके और उसमें जो है वृद्धि किया जा सके। क्योंकि जब अकेला व्यक्ति, देखिए, जब थोड़ा सा मानसिक रूप से कोई पीड़ित व्यक्ति है ना, तो उसको अकेला नहीं छोड़िए। अगर अकेला छोड़िएगा तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा जो है मानसिक बीमारी की तरफ चला जाता है। अगर कोई थोड़ा सा लग रहा है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, तो उसको बिल्कुल आदमी के बीच में रखना चाहिए, समझ गए। उसको माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, 2-4 आदमी से हमेशा जो है उसे मिलते जुलते रहना देना चाहिए, ताकि उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाए। मानसिक रोग कब होता है? जब ओवर थिंकिंग होने लगता है बहुत ज़्यादा, तब जाके तरह तरह के टेंशन, तरह तरह के जो है डिप्रेशन व्यक्ति के अंदर आने लगता है, और वो फिर मानसिक रोगी की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ग्रुप बनता है, ग्रुप से एक दूसरे को मिलता है, एक दूसरे के भावनाओं को समझता है, हम की भावना जागृत होती है, बी जो होता है ना, कि मतलब हम इस काम को कर सकते हैं, फिर वो कहेगा हम कर सकते हैं, और इसी प्रकार से सब में रुचि बढ़ेगा। धीरे धीरे जो है उसका माइंड जो है अलग लेवल, अलग चेंजेज में जाएगा और वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वह केवल मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वो कुछ करते नहीं है, सिर्फ देखते हैं कि कैसे क्या काम ये लोग कर रहा है ग्रुप में, ठीक है। तो यही जो है हमारा जो है 5 पॉइंट प्रोसेस का बता दिए। आप लोग जो है ग्रुप थेरेपी लिखने के बाद यह 5 पॉइंट अवश्य लिखिएगा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे है समूह, जो ग्रुप थेरेपी हम लोग देखे हैं अभी ऊपर, इसका क्या उद्देश्य है, इसके देने के पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो चलिए उद्देश्य भी देख लेते हैं, उद्देश्य भी पूछेगा। तो सबसे पहले रोगियों के मध्य बीच में अंतर संबंध का विकास, मतलब जैसे 5 ग्रुप के सदस्य हैं, ग्रुप बनाया गया, उसमें 5 रोगी है, तो पाँचों रोगी को पहला उद्देश्य यही होता है कि सबके बीच में संबंध बनाया जाए। क्योंकि अगर व्यक्ति को समाज में रखना है तो उसको सामाजिक लोगों से संबंध अच्छा होना चाहिए, समझ गए, बिहेव बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहले उनके बीच में संबंध का विकास हो, इसीलिए यह ग्रुप बनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रोगी को संप्रेषण क्षमता को बढ़ाना, बातचीत करने का जो क्षमता है उसमें जो है विकसित करना, दूसरा पॉइंट, मकसद इसका यही होता है।
तीसरा होता है रोगी की मानसिक समस्याओं को स्वयं के द्वारा हल करने में सहायता करना। अब ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है, डॉक्टर सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं और ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो मरीज है वह अपनी समस्याओं को खुद से सुलझाने का प्रयास कर सके और उनमें सहायता डॉक्टर करते हैं। समझ गए? तो ये हो गया। रोगी के मध्य हम भावना को विकसित करना। अब रोगी के बीच में, सभी के बीच में हम की भावना, वी की भावना जो है क्रिएट करना, यह जो है इसका उद्देश्य है, ताकि अगर किसी को अगर वी की भावना नहीं रहेगा ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाएगा। समझ गए? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए बी की भावना होना बहुत ज़रूरी है, यानी हम की भावना जरूर होना चाहिए। समझ गए? रोगी जो है अगर 4, 5 या 10 ग्रुप का जो बनाया गया है उसमें जो रोगी है उनके बीच में विचारों का, थॉट का, भावनाओं का, दृष्टिकोण का आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका मकसद होता है। समझ रहे हैं? रोगियों में अंतर्दृष्टि का विकास करना। अब जो रोगी है उनके बीच में खुद के प्रति अंतर्दृष्टि, अपने अंदर के गुण अवगुण, अपने अंदर के चीज़ों को समझने का विकास करने के लिए जो है यह थेरेपी दिया जाता है। रोगियों को समाजीकरण में सहायता करना, सोशलाइजेशन है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे अपने आप को ढालते हैं, इस समाजीकरण में सहायता करना इस ग्रुप थेरेपी का मेन मकसद होता है। समझ गए? तो ये हो गया इसका उद्देश्य। याद रखिए, कुछ है नहीं, संबंध स्थापित करना, संप्रेषण क्षमता बढ़ाना, समस्याओं को हल करना, ठीक है, हम की भावना विकसित करना, विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण का एक दूसरे से आदान प्रदान करना, अंतर्दृष्टि का विकास करना, समाजीकरण में सहायता करना, ये सब इसका उद्देश्य है। बस लिख दीजिएगा। समझ गए ना? चलिए, यहाँ टोटल इंग्लिश दे रखे हैं। इंग्लिश आप लोग जो है अच्छे से, जो इंग्लिश वाले डियर है, अपना इंग्लिश में PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अपना आराम से जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है एक और प्रश्न। अच्छा प्रश्न है कि मेलुथेरेपी। देखिए, मेलुथेरेपी जो होता है यह होता है कि वातावरण को चेंज करके उपचार करना, ऐसा वातावरण तैयार करना जो मरीज के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, यानी वातावरण को ही परिवर्तन कर देना, यही मेलुथेरेपी का मुख्य रूप होता है। तो चलिए, मेलुथेरेपी वातावरण परिवर्तित करके उपचार करना, चलिए देखते हैं। देखिए, मानसिक विकार, मानसिक रोग या अनुचित सामंजस्य। अनुचित सामंजस्य के मतलब माल एडजस्टमेंट, कोई सामंजस्य नहीं बना पाता है, यह भी एक मानसिक रोग है। तो मानसिक विकार या अनुचित सामंजस्य की चिकित्सा जो रोगी को मौजूदा जीवन परिस्थितियों और वातावरण में इस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन करके की जाती है। देखिए, आया ना यहाँ पे कि यहाँ पे मौजूदा जीवन और वातावरण में इस प्रकार महत्वपूर्ण चेंजेज, परिवर्तन किया जाता है और उसके थ्रू जो है चिकित्सा दिया जाता है। किसको? मानसिक विकार और अनुचित सामंजस्य वाले मरीजों को। समझ गए? जिससे अन्य प्रकार की सहायक चिकित्सों की प्राथमिकता बढ़ जाती है। जिसमें होता यह है कि अन्य प्रकार से अगर कोई दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई दूसरा चिकित्सक थेरेपी चल रहा हो, तो उसका जो लेवल है, मतलब जो बढ़ना चाहिए वह लेवल बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। समझ गए? उससे मेलुथेरेपी कहते हैं, इसे सिचुएशन थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ें दिया जाता है। समझ गए? चलिए, इस वातावरण में सुरक्षित भौतिक परिवेश होता है। अब ये जो वातावरण बनाया जाता है इसमें एक सुरक्षित भौतिक परिवेश होता है। समझ गए? सिक्योर फिजिकल जो है मेलुथेरेपी जो है किया जाता है। सभी उपचार दल के सदस्य होते हैं। अब इसमें जो भी होते हैं वह उपचार दल थेरेपेटिक टीम के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, और मनोरोगी को उसकी चिकित्सा अनुरूप आदर्श स्वस्थ वातावरण प्रदान कर उसका रोग ठीक करना उद्देश्य होता है। अब इस दल में जो भी सदस्य होते हैं उसका यही उद्देश्य होता है कि जो भी मनोरोगी है उसको एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करके उससे ठीक करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये है आपका मेलुथेरेपी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। मेलुथेरेपी का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई मानसिक विकार वाला व्यक्ति है या फिर अनुचित सामंजस्य वाला कोई रोगी है, तो उसको जो मौजूदा अभी का जो जीवन चल रहा है उस परिस्थिति में जो है उसे वातावरण के महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन करके जो है यह थेरेपी दिया जाता है। समझ गए? जिससे होता यह है कि अन्य कोई थेरेपी चल रहा होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा जो है उसका प्राथमिकता बढ़ जाता है और वह ज़्यादा प्रभावी होता है। समझ गए? और उसे ही हम लोग मेलुथेरेपी कहते हैं। इसे सिचुएशन थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि यह सिचुएशन के हिसाब से जो है आपके थेरेपी दिया जाता है। समझ गए? इस वातावरण में होता है कि सुरक्षित परिवेश, भौतिक परिवेश होता है, सभी उपचार दल के सदस्य होते हैं, मनोरोगी को उसकी चिकित्सा के अनुसार जो है आदर्श वातावरण उसे प्रदान करके उससे ठीक करना इसका मेलुथेरेपी का उद्देश्य है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है ये याद रखिएगा। समझ गए? मनोरोगी को उसकी चिकित्सा अनुरूप आदर्श स्वास्थ्य प्रदान कर, आदर्श वातावरण प्रदान करके उस रोगी को ठीक करना जो है मेलुथेरेपी का उद्देश्य होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट है इसका। समझ गए? आगे चलिए।
इस चिकित्सा के निम्नलिखित लक्ष्य है। अब ये जो मतलब मिलूथेरेपी दिया जाता है, जो वातावरण परिवर्तित करके जो चिकित्सा दिया जाता है, इसका एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, चलिए बताते हैं। पहला है वार्ड के अंदर रोगी के लिए प्रति चिकित्सीय एंटीथेरेपीटिक वातावरण को कम से कम करना। अब वार्ड के अंदर जो है रोगी के लिए जो प्रति चिकित्सीय होता है एंटीथेरेपिट वातावरण होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना। चिकित्सालयों में लंबे उपचार को प्रारंभिक आरोग्य लाभ ईयरली रिकवरी में सहायता कर कम से कम करना। अब इसका एक लक्ष्य ये भी होता है कि लंबे समय से हॉस्पिटल में उपचार को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, समझ गए, ताकि कोई व्यक्ति लंबे समय से हॉस्पिटल में ही ना रहे, समझ गए। अनुकूल व्यवहार मॉडरेटिव बिहेवियर को जब प्रोत्साहित करना हो, मिलूथेरेपी अपनाई जाती है। मतलब जब भी लगे कि हमें ये जो है अनुकूल व्यवहार बनाना है, तो मिलूथेरेपी जो है अपनाया जाता है व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, समझ गए। मनोरोगी को जो है स्वतंत्र एवं लाभदायक वातावरण प्रदान करना, जिसमें वह बात कर सके और अपने भावों, आवेगों और व्यवहारों के प्रति जागरूकता प्राप्त कर सके। अब इसके लिए ये किया जाता है मेलूथेरेपी में कि मान गए हम कुछ ऐसे वातावरण हम बना रखे हैं जहाँ पे मरीज कुछ कहने से, कुछ से जो है दिखाने से डरता हो, लेकिन अगर मान गए उसके हिसाब से अगर हम वातावरण अगर तैयार करेंगे जहाँ मरीज खुद को सुरक्षित समझेगा, तो क्या होगा, मरीज अपने भावनाओं को व्यक्त करेगा, अपने अंदर की आवेगों को, भावों को बताएगा, उसके अंदर जागरूकता जो है बढ़ेगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। आगे है पाँचवा है आत्मदर सेल्फ एस्टीम में सुधार करना। अब मतलब जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो है उसे सुधार करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब सहायता करता है। नॉर्मली यूँ ही कहा जाए तो वातावरण क्यों हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, क्यों परिवर्तित करेंगे, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ से लिख सकते हैं समझ के। तो ये सब लक्ष्य है, समझ गए। लक्ष्य क्या है देख लीजिए सामने। लक्ष्य यही है कि वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्टर जो है उपचार करने से ना डॉक्टर जो है उपचार करने ज़्यादा से ज़्यादा कम आए, इस चीज़ को कम करना वातावरण का पहला मेलूथेरेपी का यही उद्देश्य होता है, समझ गए। दूसरा यही होता है कि लंबे उपचार ना चले हॉस्पिटल में मरीज का, समझ गए। प्रारंभिक आरोग्य लाभ में सहायता करे, कम से कम जो है चिकित्सालय में लंबे उपचार से बचे, समझ गए, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहने से भी आदमी जो है मेंटली गड़बड़ा जाता है। अनुकूल व्यवहार को जब व्यक्ति में माल एडेप्टिव बिहेवियर हो, समझ गए, मतलब जब व्यवहार गड़बड़ हो तो उससे जो है जो है उसे प्रोत्साहित करना हो, उसे हतोत्साहित करना हो, मिलूथेरेपी अपनाई जाती है। यहाँ पे टाइपिंग जो है थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, समझ गए ना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें होता है। अनुकूल व्यवहार जो है बनाने के लिए मेलूथेरेपी अपनाया जाता है। चौथा है मनोरोगी को स्वतंत्र और लाभदायक वातावरण प्रदान करना, जिससे वह अपने मन के भावनाओं, आवेगों और व्यवहारों को व्यक्त कर सके, उसके अंदर जागरूकता आ सके। आत्मदर के सुधार में सहायता करना, सेल्फ इस्टीम में उससे जो है सहायता करना, समझ गए। मेलूथेरेपी के क्या क्या सिद्धांत हैं। अब जो मेलूथेरेपी दिया जाता है इसका कुछ सिद्धांत भी है, तो चलिए हम इसके प्रिंसिपल सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत मतलब अच्छी बात होता है, ठीक है। आदर्श वातावरण से व्यक्ति में आदर्श भाव उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल। अगर मरीज के हिसाब से अच्छे वातावरण देंगे तो उसके अंदर एक भाव जो है आदर्श उत्पन्न होगा। दूसरा है भारतीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रजा मतलब लोग राज करते हैं, सरकार नहीं। अतः रोगी के लिए उत्पन्न वातावरण में प्रजातंत्र के आदेशों को ध्यान में रखा जाता है। बदले वातावरण में रोगी अपनी चिकित्सा स्वयं करने लगता है। अब ये मेलूथेरेपी जो होता है, जिस प्रकार से देश हमारा प्रजातांत्रिक है, राजतंत्र है नहीं, प्रजातंत्र है। यहाँ पे प्रजा मतलब लोग जो है अपना अधिकार जमाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मैं चिकित्सा में जो ये वातावरण चेंज किया जाता है, तो यह वातावरण चेंज जो है इस टाइप से किया जाता है कि ये देखा जाता है कि मरीज प्रजातंत्र के रूप में है और जो डॉक्टर आते हैं वह राजतंत्र के रूप में है, समझ गए। तो मरीज के हिसाब से यानी प्रजातंत्र के हिसाब से जो है ध्यान में रखकर वातावरण को बनाया जाता है। और जब वातावरण बदला जाता है तो इसमें रोगी अपने स्वयं का चिकित्सा करने लगता है, मतलब स्वयं के देखरेख करने लगता है। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में इससे सुधार आता है, किससे, मिलूथेरेपी से। चौथा है सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है व्यवहार करने के लिए इसी प्रकार के आदर्श वातावरण से व्यक्ति की विचारधारा व व्यवहार बदला जा सकता है। अब मेलूथेरेपी का एक सिद्धांत ये भी है कि आप इसके जरिए ही व्यक्ति के आदर्श वातावरण के जरिए ही उसके विचारधारा और व्यवहार को बदल सकते हो, समझ गए। पाँचवा है असहाय व्यक्ति को सहायता के लिए अपने निकटतम व्यक्ति से सहायता की मांग करता
करता है। और जब आप अच्छे वातावरण मरीज के हिसाब से वातावरण बनाते हैं तो जो मरीज खुद के असहाय महसूस करता है वह अपने नज़दीक के मरीजों से, नज़दीक के व्यक्तियों से जो है सहायता मांगता है। छठा है, सहायता मांगे जाने पर सक्षम व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में प्रायः सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्ति सहायता मांगेगा उस वार्ड में, उस वातावरण में, तो जब दूसरा व्यक्ति जिससे वातावरण मांगा जा रहा हो मदद मांगा जा रहा हो तो वो व्यक्ति देखेगा कि हम इसमें सुरक्षित है यहाँ पे मदद करने के लिए या नहीं है। तो वो व्यक्ति को अगर लगेगा कि हाँ वातावरण मेरे लायक है, चूँकि वह भी एक मरीज ही है, तो वह बिल्कुल दूसरे को भी मदद करेगा। तो सुरक्षित वातावरण, जो वातावरण मिलू थेरेपी के द्वारा तैयार किया जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मरीज के लिए, क्योंकि मरीज वहाँ पर एक दूसरे से मदद भी मांग सकता है। तो मदद देने वाला जो होगा वह वातावरण का देखेगा, अगर उसको लगेगा सूटेबल तो वह मदद करेगा। इसके लिए वातावरण ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है तो इंग्लिश में आप लोग पढ़िएगा। मेलुथेरेपी के सिद्धांत और लक्ष्य जरूर याद रखिएगा। आगे है, अब एक अच्छी मनोचिकित्सक नर्स में क्या गुण होते हैं। साइकेट्रिक नर्स के आपको क्वालिटी पूछेगा, समझ गए, क्वालिटी पूछेगा साइकेट्रिक नर्स के। तो माय डियर, एक साइकेट्रिक नर्स हो चाहे कोई भी नर्स हो, उसको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हम पहले भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मनोरोग नर्स की बात कर रहा है तो मनोरोग नर्स के जो है, चलिए मनोरोग के नर्स के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो एक अच्छे साइकेट्रिक नर्स के गुण जो है निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन, जैसे आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। 5 नंबर में बहुत पूछता है कि एक मनोरोग नर्स का जो है गुण बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है 5 नंबर के लिए। सबसे पहले एक मनोरोग नर्स को अच्छा संप्रेषण यानी अच्छा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी के, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं व उपचार पद्धतियों की गहन जानकारी। अब ऐसे नर्स को होना ये चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अच्छे नॉलेज होना चाहिए, उपचार पद्धति के बारे में भी अच्छे से जानकारी होना चाहिए, समझ गए। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल होनी चाहिए कि किन किन तरीक़ों से वह नर्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, यह गुण होनी चाहिए, समझ गए। अच्छी निर्णय क्षमता, जजमेंट स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, नर्स के अंदर। प्रोफेशन के प्रति समर्पण, वह अपने प्रोफेशन के प्रति जो है केयर एंड कंपेजन, मतलब प्रोफेशन के प्रति एकदम समर्पण, अपने कार्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए। स्वयं के प्रति जागरूकता और स्वीकारता, उसे ये चीज़ को स्वीकार करना होगा कि हम एक नर्स है और हम यहाँ पे मरीज की सेवा देने के लिए आए हैं, यह जागरूकता और उसे स्वीकार करना पड़ेगा, समझ गए। क्रिटिकल थिंकिंग करने का कौशल, अब उसे जो है अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब एक विषम परिस्थिति में भी सोच उत्पन्न करने का कौशल होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मरीज की भावना समझने की क्षमता, इम्पैथी, अब नर्स है तो उसे मरीज की भावना समझना पड़ेगा कि मरीज किन कष्टों से गुजर रहा है, समझ गए। भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए, भावना में नहीं बहना चाहिए एक नर्स को, समझ गए। तो जो लोग ये चीज़ को जानते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एक नॉर्मल नर्स के लिए जो गुण होता है ना, उसी गुण को आप यहाँ पे बस मनोरोग लगा के लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, समझ गए। अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना, कंडीशन को ये स्किल होनी चाहिए। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल, टीम में मिलजुल कर कार्य करने की स्किल होनी चाहिए। तो यह सब एक स्किल क्वालिटी होनी चाहिए साइकेट्रिक नर्स में, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप अपना जो है देख लीजिए, यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे कंप्लीट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा के सारा डाउटफुल क्लियर कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, आप जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में क्लियर कीजिएगा। बाकी माय डियर, मैंने आपको आज 3 छोटे छोटे प्रश्न बताया, 5-5 नंबर वाले। 5-5 नंबर वाले में यह प्रश्न सब पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो उम्मीद है एक प्रश्न यहाँ से आने का, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।